आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं और बहुत बड़ा एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ है, क्योंकि आज हम ये सवाल उठाएंगे कि क्या जीत के साथ जो जिम्मेदारी सामने आने वाली है उसमें कितना हकीकत कितना फसाना। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन 10 लाख सरकारी नौकरियों की होगी जो वादा किया था तेजस्वी यादव ने। कहा था पहला हस्ताक्षर 10 लाख सरकारी नौकरियों के वादे पर होगा, और यह हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि MYY वो यूथ का आना, वो तेजस्वी की तरफ उनके उस वादे पर भरोसा करना सबसे बड़ी उनकी कसौटी बनने वाली है। बिल्कुल, जो सर्वे के अनुमान हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि 10 लाख नौकरी के वादे ने युवाओं को तेजस्वी की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित किया था। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो सीधे सीधे तौर पर सवाल उठा चुके इस बात को लेकर कि आखिर कैसे 10 लाख नौकरी कहां से देंगे, होगी तब तो ना देंगे। और इतना ही नहीं, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान लगातार तेजस्वी यादव से यह सवाल पूछा जाता रहा कि भला 10 लाख नौकरी लाएंगे कहां से और देंगे कैसे। इसके आगे गए थे नीतीश कुमार, कहा था जेल से जो पैसा इकट्ठा किया है और जो गलत पैसा है उससे देंगे क्या ये नौकरी, ऐसे सवाल दागे थे। सुनिए क्या कहा था नीतीश कुमार ने, फिर आपको सुनाएंगे तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया था। उधर 19 लाख नौकरी के साधन, रोजगार के अवसर शुरू करने का वादा बीजेपी ने भी कर दिया था लगे हाथ। न कोई जानकारी है कि कहां होगा। आजकल हम देखते हैं कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को क्या नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? इन लोगों का बजट क्या था? 24,000 करोड़ से भी कम, और हम तो 2,11,000 करोड़ से आगे पहुंचा दिए, और 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को हमने नौकरी दी। अभी चल रहा 60-70 हजार के नौकरी का काम। तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह जलवे से आएगा? कहां से आएगा? लोगों को किसी चीज का एहसास नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, नेताओं को जानकारियां हासिल होनी चाहिए और नेताओं को फर्क समझना चाहिए, और नेताओं को बोलते समय उसको ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। हाँ। मुझे एक कैबिनेट का नोट आजाद भारत में दिखा दो, किसी भी सरकार का, जो कैबिनेट का नोट नौकरी देने के बारे में कहता हूं। उन्होंने कहा हम सरकारी नौकरी देंगे, दे ही नहीं सकते। रेशियो होता है, सरकार में तय होता है पॉपुलेशन। पर दोनों में से किसके शासन में युवाओं को रोजगार मिलेगा? हमारे शासन में मिलेगा, उसका भी मैं बताता हूँ। रोजगार के बारे में मैं आपसे डिटेल में बताना चाहता हूँ। यह इकोनॉमी का होलिस्टिक अप्रोच होता है। ऐसे 10 कॉलेजेस बनेंगे तो रोजगार मिलेगा, ऐसे 10 फैक्ट्रीज आएंगी तो रोजगार मिलेगा, ऐसे यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो रोजगार मिलेगा, शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे तो रोजगार निकलेगा। तो 19 लाख रोजगार तो किए जा सकते हैं, लेकिन 10 लाख नौकरी के कैबिनेट के नोट से नहीं दी जा सकती। ये सीधा सीधा बीजेपी और जेडीयू ने हमला तेजस्वी पर बोला। तेजस्वी ने जवाब क्या दिया, सुनिए। हम बड़का झूठा पार्टी नहीं है। हमने कई इकोनॉमिस्ट से, कई विद्वान से हमने चर्चा की है, बात की है। हम तो लॉजिकली आंसर कर रहे हैं। हमको बोलना तो हम सिर्फ 10 लाख ही क्यों बोलते? बिहार की आबादी अगर 12 करोड़ है, 1 करोड़ बोल देते, 2 करोड़ बोल देते मोदी जी जैसा। लेकिन हमने 10 लाख ही नौकरी, सरकारी नौकरियां क्यों बोली हैं? क्योंकि 4.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अगर इनको बेहतर करना है तो आपको वो पद, वैकेंट पोस्ट को भरना पड़ेगा। 5.5 लाख नौकरियां राष्ट्रीय औसत को मिलाते हुए। अगर प्रधानमंत्री जी होते नीति आयोग के चेयरमैन, हर सूचकांक में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है, तो क्या हम राष्ट्रीय औसत के बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे? कि हम बिहार पीछे ही रहेगा? तो वो 5.5 लाख होगी, तो 4.5, 5.5 हो जाता है कुल मिलाकर के 10 लाख। जब हम कह रहे हैं 10 लाख नौकरियां हम देंगे, तो उनको शक होता है कि पैसा कहां से लाएगा। तो हमने पहले भी बताया था, पैसा बिहार का कुल बजट 2,11,13,000 करोड़ रुपए का है, जो कि 40% खर्च नहीं कर पाते, जो कि 80,000 करोड़ होता है।
एक 80,000 करोड़ अलग है जो बिहार सरकार खर्च नहीं कर पाती। दूसरा, राइट फॉर एजुकेशन, जो सेंट्रल से जो फंड मिलता है लगभग 24 से 25,000 करोड़, वो ये पैसा जो है लौटा देते हैं। अगर फिर भी नीतीश जी को, सुशील मोदी जी को लगता है तो अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायकों का सैलरी भी अगर लेना पड़े तो हम लोग जो है उस सैलरी को हम लोग लेकर के नौकरी करने वाले जितने हमारे लोग हैं उनको देने का काम करेंगे और मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों को सैलरी नहीं मिलेगी। अब चर्चा की हम शुरुआत करने वाले हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला जी, राजनीति में जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसको समझते हैं, बहुत अच्छी पैठ है इनकी, हमारे साथ जुड़े रहेंगे आज तक पर इस बिहार के चुनावी कवरेज में। जो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे परिचय आपका करा दें। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम जो कि राज्यसभा सांसद हैं और नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रेमचंद्र मिश्र जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, राजीव रंजन जी प्रवक्ता जेडीयू के, श्याम रजक जी वरिष्ठ नेता आरजेडी के, आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और संगीत रागी जी हमारे साथ विश्लेषक के तौर पर इस पूरी चर्चा में जुड़े रहेंगे। प्रभु चावला जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, आंकड़े लगातार युवाओं की दिखा रहे हैं कि युवा ज्यादातर इस बार गए हैं तेजस्वी यादव के साथ। क्या ये नौकरियों का वादा महत्वपूर्ण रहा? और नीतीश कुमार जो बोलते रहे कि पैसा कहाँ से आएगा, वो यहाँ तक कह गए कि नकली नोट दोगे या जिसकी वजह से जेल गए थे वहां जो पैसा कमाए हो उससे दोगे, ये सब उनके लिए मुश्किल बन गया। मैंने तेजस्वी जी को भी सुना और सुशील कुमार मोदी जी ने बजट प्रेजेंट किया वो भी सुना था और अपने मुख्यमंत्री जी को भी सुना। मैं इकोनॉमिक्स का छात्र रहा हूँ और इकोनॉमिक्स 10 साल तक पढ़ाई भी है मैंने। मोदी जी ने 2017 के अंदर प्रॉमिस किया था कि वो 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे 3 साल के अंदर, और 2020 में हम बैठे हैं कितनी जॉब्स क्रिएट हुई जबकि उनके पास बजट है 2,11,000 करोड़ का बजट है। जैसे तेजस्वी जी कह रहे थे कि उसे 40% अनस्पेंट है, यानी कि उनको खर्चा नहीं किया गया। जॉब क्रिएशन का मतलब क्या, अगर वैकेंसी की स्टडी करें, मैंने अभी फिगर कहीं देखी थी, लगभग 3 लाख नौकरियां तो सरकार में वहाँ खाली पड़ी हैं। टीचर्स की हैं, पुलिस की हैं, छोटे तबके लोगों की हैं, जहाँ काम पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अंदर हैं। ऐसी नौकरियां जो फुल का जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है 3 लाख तो आप क्रिएट कर सकते हैं उस बजट के अंदर जो आपने खर्च नहीं किया है। तो 10 लाख वो नौकरियां क्रिएट करना एक साइंस है, कैबिनेट के नोट से एक दिन में तो नहीं क्रिएट हो जाएंगी। ये कोई अनफिजिबल नहीं है, ये कोई सपना नहीं है जो तेजस्वी ने प्रॉमिस किया है। 19 लाख शायद क्रिएट नहीं कर पाए जो सुशील मोदी ने प्रॉमिस किया है। उस बजट में इतना प्रावधान कि 19 लाख में हो जाएंगी, जबकि सारे देश के अंदर मोदी जी अपनी प्रॉमिस नहीं कर पाए। 2014 में भी उन्होंने जॉब्स की प्रॉमिस की थी कि जॉब्स क्रिएशन डिपेंड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ आपका कितना होता है। बिहार के अंदर मैंने पहले कल भी कहा था आपको कि रिकॉर्ड है 12% ग्रोथ रेट हुआ है बिहार का, जो देश से दुगना है। पर उसका कारण कहाँ गया वो ग्रोथ, जॉब्स क्यों नहीं क्रिएट हुई, ये देखने वाली बात है। आज से 15 साल पहले जब नीतीश कुमार जी ने टेक ओवर किया था, कृषि का कंट्रीब्यूशन बिहार की जीडीपी में लगभग 35% से 36% था। अब वो कम होकर के 15% आ गया, जबकि बिहार के ऊपर कृषि पर निर्भर करने वालों की संख्या 60 से 50 हो गई। यानी कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो जीडीपी किसान की है वो घटती चली जा रही है, जिसकी वजह से इनकम कम होती जा रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। उसके ऊपर आपके बाहर से लोग आकर जमा हो गए। तो इसलिए जो क्रिएशन की बात है, आर्थिक दृष्टि से जो तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने एक्सपर्ट को कमिट किया है, जॉब ये सपना नहीं है। अगर तेजस्वी जी अपने इकोनॉमिक्स अच्छे रखते हैं, अपने सलाहकार अच्छे रखते हैं और बजट के ऊपर पैनी नज़र रखते हैं, मेरे को लगता है कि 10 लाख जॉब क्रिएट करना बड़ी मुश्किल नहीं होगा। बिहार के अंदर पैसा भी है, विकास भी हो रहा है। कि बड़े लोगों के लिए विकास नहीं हो, छोटे लोगों के लिए छोटी नौकरियाँ बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि विकास और तेज़ी से होना है। राजीव रंजन जी, इधर तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी की बात कर रहे थे और उनको जवाब देने में नीतीश कुमार ये बता रहे थे कि पैसा कहां से आएगा, मतलब पैसा नहीं है। बता रहे थे कि नौकरी का ये मामला जो है ना ये सुलझने वाला नहीं है। वो बता रहे थे कि क्या जेल वाला जो जिसकी वजह से जेल गए वहां वाला पैसा इसमें लगाएंगे, नकली नोट लाएंगे, मतलब पैसा है ही नहीं राज्य के पास। नौकरियों की बात जो आपको बता रहा है वो गलत बता रहा है, मतलब अपनी असमर्थता भी वो उसमें दिखा रहे थे। उल्टा पड़ेगा ना, जब नौकरियों की मांग में नौकरियों की परेशानी से जनता जूझ रही थी। मैं प्रभु चावला जी की जो उनका जो आकलन है मैं उसको कोई चुनौती नहीं देना चाहूंगा। एक अनुभवी और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन नीतीश कुमार जी को जो लोग जानते हैं, आसमानी वायदों में उनका कभी यकीन नहीं रहा है।
वो ये जरूर प्रयास करते हैं जो वो कहें वो करके दिखाएं। और बिहार में जो उनके 15 वर्षों का शासन है, जो बड़े फैसले हैं, उन फैसलों को उन्होंने पहले सार्वजनिक तौर पर उसका ऐलान किया और एक समय सीमा के अंदर उसको जमीन पर उतारा। अब वो चाहे कानून का शासन हो, बिजली का सवाल हो, चाहे वो 7 निश्चय का सवाल हो या शराबबंदी का, ये 4 ऐसे फैसले हैं जिसको उन्होंने पहले सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया और जमीन पर उतारा। अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, नौकरियों को लेकर के सबसे पहले तो झारखंड में कमोबेश इसी नारे के साथ वहां भी महागठबंधन की सरकार थी। आज 9 महीने हो गए, 6 महीने के अंदर रिक्त पदों को भरने का ऐलान था और बाकी नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की बात कही गई थी। आज एक भी नौकरी नहीं मिली। और इसके पहले उन्होंने क्या किया, अब ये चुनावी भाषण तो है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा कि अब तक के 3 ऐसे कालखंड थे जब नौकरियों को लेकर के वो ईमानदार दिख सकते थे। खुद के 18 महीनों का कार्यकाल बतौर उप मुख्यमंत्री, जब उनके कोटे से अनेक मंत्री थे। एक कार्यकाल है जब रेल मंत्री के तौर पर लालू जी ने काम किया और नौकरियों को लेकर के जो गड़बड़ झाला पूरे देश के सामने आया वो भी देश को याद है। और इसके पहले 15 वर्षों का उनका शासन, तो मुझे लगता है अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा नहीं है। और आने वाले समय में एक कैबिनेट में एक फैसले से, जो जेपी नड्डा साहब ने भी कहा, ये आज तक इस देश में हुआ नहीं है। लेकिन लोक लुभावन नारों को सामने रख करके कई बार लोगों को आप अपने साथ जोड़ पाते हैं। ये भी आने वाला जो एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल का जो नतीजा होगा, दोनों के बीच का जो फर्क है, वो चूंकि आपका विषय नहीं है, नहीं तो उसमें कई ऐसे झोल हैं जिससे हम लोग ये कह पाएंगे कि अभी इसको एग्जैक्ट पोल नहीं मानेंगे। अरे सर, अभी तो बात नौकरी पे हो रही थी, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बाद में देख लेंगे। अब ज्यादा दिन तो घंटों की बात है। सवाल तो यही था ना, ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं और आपकी ट्रैक से आपकी गाड़ी उतर रही है। नौकरी के मुद्दे पर हाथ खड़ा कर दिया नीतीश कुमार ने, कहा नकली पैसा से होगा क्या? मतलब आप नौकरी दे ही नहीं सकते। मैं वही कह रहा हूँ, जो काम एनडीए कर सकती है बिहार में, 30 वर्ष से कम उम्र के बिहार में 2 करोड़ लोग हैं। और बिहार में एग्रीकल्चर रोडमैप और इंडस्ट्रीज को लेकर के जो बड़े काम हुए हैं और जो अब 7 निश्चय के पार्ट 2 में जो ऐलान है, और दूसरी तरफ जो बिहार के खाद्य पदार्थों के लेकर के जो खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के विकास और उससे जो बड़े अवसर नियोजन के होंगे, वो केवल कामगारों के लिए नहीं होंगे, ठीक है, बड़े सैलरी पर काम 15 साल हो गए, अभी आप होंगे ही कर रहे हैं। अब आप इस समय ये बातें बता रहे हैं सर, ये जो सवाल जनता पार्टी का वायदा सर, अगर तेजस्वी यादव का 10 लाख नौकरी का नारा भारी पड़ता है तो राजीव जी वो इसीलिए पड़ेगा ना कि 15 साल के कार्यकाल में आप इन योजनाओं को योजनाओं की तरह ही लटकाए रहे केवल, और सामने उनको क्रियान्वित किया नहीं। लेकिन आपने जो सवाल उठाया, आपके इकोनॉमिस्ट दोस्त जफर इस्लाम उस पर जवाब देना चाहते हैं। उसके पहले प्रभु जी, जो बात जेपी नड्डा कह रहे हैं कि साहब कैबिनेट नोट कोई ऐसा इतिहास में हमने आज तक देखा नहीं है कि आदमी आए और एक साइन कर दे और 10 लाख नौकरी लग जाए। तो क्या आपको लगता है कि नियत से इतर सवाल इस बात पे आ गया कि तेजस्वी यादव ने उसको रखा जुमले की तरह? मैं आपको एक बात बता दूं कि इस्लाम साहब जवाब देंगे उसके। कैबिनेट नोट का इम्पोर्टेंस कितना होता है इस देश के इतिहास में। एक कैबिनेट नोट से 99% जो हमारी मुद्रा थी उसको आपने भंग कर दिया, एकदम खत्म कर दिया। आपने डिमोनेटाइजेशन जब किया था, ये कैबिनेट नोट से ही हुआ था ना। तो अगर एक कैबिनेट नोट से सारे देश की स्थिति बदल सकती है, एक कैबिनेट नोट से बिना लॉकडाउन हो सकता है सारे देश के अंदर। 10 लाख नौकरियां क्रिएट करना, वो भी बिहार जैसी स्टेट में, बहुत आसान है। कैबिनेट जब तक नहीं होगी उसकी लेजिस्लेटिव अप्रूवल है, इलीगल लोग उससे करेंगे क्या आप? अगर प्राइम मिनिस्टर ये तो है नहीं कि बादशाह बिहार का उसने फरमान जारी कर दिया कि नौकरियां कर। कैबिनेट का मतलब क्या होता है कि वहाँ का डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट इकट्ठे होंगे, हर डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं उनका आंकलन किया जाएगा, उसके ऊपर कितना खर्चा होगा, सब डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट मिला करके एक टोटल आएगा, उसके ऊपर बजट बनाया जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करेगा। कैबिनेट रूल बनता है, इस्लाम जी भी जानते होंगे, और हमारे जो नड्डा साहब थे, अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उनको पता है कैबिनेट कैसे बनता है। ये तो नहीं कि तेजस्वी यादव लिखवा देंगे कि वो बन जाएगा, नहीं। कैबिनेट बनने के पीछे एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, प्रोसीजर फॉलो करेंगे सैयद जफर इस्लाम और फिर इनेबल करेंगे। अगर आप नहीं समझ पाए, क्योंकि उसके फौरन बाद आप लोग आए ना 19 लाख नौकरियों के अवसर लेकर, नौकरी ही नौकरी शुरू हो गया फिर खेल। लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार को समझ नहीं आया, उसके बाद तुरंत
देखिए, यहाँ बात हो रही है सरकारी नौकरी की, और हमने सरकारी नौकरी 19 लाख नहीं बोली। पहला तो फर्क ये है, हमने कहा कि वहाँ रोजगार क्रिएट करेंगे, और रोजगार के लिए हमने पूरे रोड मैप भी दिए हैं कि कैसे क्रिएट करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं प्रभु जी की बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप बजट के बारे में चूंकि जिक्र कर रहे थे, और तेजस्वी यादव जी ने कभी मैंने सुना उन्होंने भी बजट के बारे में जिक्र किया कि 22,000 का बजट उन्होंने छोड़ा था 2005 में, अब 2,11,000 करोड़ का बजट हो गया है। मैं 2-3 सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए, आज उन्होंने जब चूंकि इकोनॉमिक्स पे बात हो रही है तो मैं आंकड़े पे बात कर लेता हूँ, चूंकि प्रभु जी ने उसी पर बात छेड़ी है कि उस वक्त का फिस्कल डेफिसिट था, फिस्कल डेफिसिट था 7%, आज वो घटा के 15 साल में उसको 2.7% किया है, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए कर्जा जो था उसको कम किया है। मैं पूछता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आज के बजट में बिहार में किसी ने एनालिसिस किया है कि आज के बजट में एडमिनिस्ट्रेटिव और कमिटेड कॉस्ट कितना है? क्या वो विकास की जो बात कर रहे हैं, क्या विकास करने के लिए उनके पास साधन बचेगा कि वो विकास कर पाएंगे? इसलिए कि आपका बजटरी एलोकेशन हर मिनिस्ट्रीज के लिए कहां से करेंगे, जबकि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो सैलरी और ये कमिटेड कॉस्ट जो है, पेंशन, लायबिलिटी, ये आगे बढ़ के कहां जाएगी? क्या इसके बारे में किसी ने देखा है? क्या सरकार के पास इतना रिसोर्सेज है कि वो इसको कमिट कर पाए इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए? जो सरकारी कैपेक्स के बारे में याद दिलाऊं, जॉब क्रिएट करेंगे जब तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी और उन्होंने कुछ चीजों को लेकर फैसलों का ऐलान करना शुरू किया, तो आपने कहा कि साहब ये तो केंद्र के पैसे पर जनता को फ्रीबीज बांटना चाहते हैं, लेकिन वो आपका तीर चला कहां? नहीं, मैं तो काम कहां कर पाया सीधा जो आप तेजस्वी पर अभी चला रहे हैं? नहीं, आज नहीं, एक मिनट, नहीं, बिल्कुल, मैं तो आपके साथ कह रहा हूं कि देखिए, आज देश के बजट को एनालाइज करना चाहिए। आज हिंदुस्तान का बजट भी आप देखिए, जो कितना परसेंट कमिटेड कॉस्ट है, जो कि आप कुछ उसमें नहीं कर सकते, उसमें और इजाफे की बात कर रहे हैं। मतलब आपको मनूवर करने के लिए पैसे ही नहीं है आपके पास, और आप कह रहे हैं कि आप और आप नौकरियां क्रिएट करके, तो आखिर कहां से आप करेंगे, किधर किस जगह करेंगे, इसका पूरा आप लेखा जोखा तो दे। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि 10 लाख सरकारी नौकरियां करना आसान, बोलना आसान है, करना मुश्किल है। तो प्रभु जी बता रहे हैं आपको कैसे कर सकते हैं? जफर भाई, मैं आपको जानता हूँ कि वेस्टर्न एजुकेशन है, जीडीपी, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये सब आप आंकड़े देते रहते हैं। आप जापान के बारे में क्या बोलते हैं, अमेरिका के बारे में क्या बोलते हैं? जिसका डेफिसिट फाइनेंसिंग 180%, और आप यहाँ 2% 3% पे लगा देते हैं कि वेस्टर्न इकोनॉमिक्स मॉडल जो है आप देश के ऊपर लागू करते हैं। और जापान में डेफिसिट फाइनेंसिंग कितनी है, और अमेरिका में कितनी है, और यूरोप में कितनी है, ये आपको शायद मालूम होगा क्योंकि आपने बैंक को भी लीड किया है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग को आप जॉब से जोड़ें कि आप लोगों को रेटिंग खुश करने के लिए, क्योंकि आप रेटिंग के ऊपर देखते हैं कि हमारी AAA रेटिंग हो जाएगी। बिहार जैसे प्रदेश के अंदर कैपिटल इंटेंसिव नहीं हो सकता, वहाँ पर डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात क्या होगी? जब तक आप लोगों को जॉब नहीं देंगे कैसे होता है? सवाल यह है कि डिमांड क्रिएट सप्लाई और सप्लाई क्रिएट्स डिमांड। आप लोग सप्लाई मॉडल की तरफ चलते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग करते रहेंगे। बिहार के अंदर मेरे को आप जवाब दीजिए कि 55%, जब वहाँ पर 35-40% एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी से, आज 17% पे आ गया है। इसके पीछे डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या करेगी? आप 61% सर्विसेज सेक्टर है। आप क्या बिहार के अंदर क्या मॉडल अप्लाई करेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग का, जबकि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के अंदर 180%, 150% उसका मॉडल क्यों नहीं अप्लाई करते अपने देश के अंदर? जॉब क्रिएशन जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग का एक प्रोसेस है। जब जॉब क्रिएशन होगी तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में डेफिसिट फाइनेंसिंग अपने आप खत्म हो जाएगी कि जॉब्स विल क्रिएट आल्सो टैक्सेशन। नहीं, मैं आपको आ रहा हूं उस पर। देखिए, बिल्कुल जॉब विल क्रिएट, आपके लिए टैक्सेशन का बेनिफिट होगा, लेकिन आप ये भी समझ लीजिए ना कि आपके यहाँ पर जो आपके कर्जा लेने की क्षमता तो होनी चाहिए। आज स्टेट डेवलपमेंट लोन, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, अमेरिका और वेस्टर्न इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं, उनकी जो है कैपिटल रेजिंग कैपेबिलिटीज जो है, उससे आप अगर कंपेयर कीजिए बिहार के, क्या हिंदुस्तान के अंदर में बोल रहे हैं, जो निवेश करते हैं, जो इंडियन बैंक्स निवेश करते हैं, उनकी प्राथमिकता है क्या स्टेट डेवलपमेंट लोन जो बिहार गवर्नमेंट इश्यू करती है उसको लेने की बहुत कम है। उसी तरह से बहुत सारे स्टेट की कम है, बिकॉज रेटिंग पैरामीटर में हिंदुस्तान के अंदर कैपेसिटी है 13 लाख करोड़ का लोन माफ करने की कैपेसिटी अगर है, 13 लाख करोड़ का लोन अगर अब्जॉर्व कर सकती है हमारी इकोनॉमी, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कर सकती है लोन माफ करने के बाद। जब आपके बैंक को एक बात इसमें क्या है, देखिए जफर इस्लाम साहब ने खुद ही अपने बयान में मान लिया कि पिछले 15 सालों में बिहार में विकास नहीं हुआ, खुद ही मान लिया उन्होंने कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। लेट अस टॉक इकोनॉमिक्स, बिकॉज़ जफर साहब इकोनॉमिक्स मैं कह रहा हूं, अगर जफर साहब से जरा पूछिए कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ कितनी 19% है, ऑल इंडिया फिगर कितना 30% है। मैं ये कह रहा हूं कि वो तो खुद ही मान रहे हैं इस बात को
कि विकास पिछले 15 सालों में नहीं हुआ, हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो 10 लाख की नौकरी कहां से देंगे? ये तो गलत पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं एक तरीके से। नहीं जबरदस्त, मैं आपसे लेट अस नॉट टॉक पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स से बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा सवाल पूछूंगा कि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई है और काफ़ी सारी मेरे को जो इकोनॉमिक्स आजकल पढ़ा रहे हैं आप ये बताइए, ट्रम्प, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका ने $3 ट्रिलियन के नए नोट छापे, उनको अपने रेटिंग का फर्क नहीं पड़ता है? अभी कोविड के दौरान जापान ने कितना एक्सेस करेंसी छापी, जो यूरोप ने कितनी छापी, जिनके आप नकल करते हैं यहाँ पर मॉडल उन्होंने अमेरिका पर सबसे ज्यादा नजर थी आपकी। देखिए बाइडेन और हैरिस, वहां पर बाई और हैर मिला लीजिए, बिहार बन जाता है। चलिए बिहार पे जरा कंसंट्रेट करते हैं और ये समझते हैं कि वादा किसने भरोसा किया, किसके वादे पर। आप लोग भी 19 लाख नौकरियों के अवसर की बात कर रहे थे। रागी जी की आत्मा तड़पेगी अगर वो नहीं बोल पाएंगे, जल्दी से बोलिए। देखिए मैं दो इकोनॉमिक्सों के बीच में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मेरा एक ही चीज कहना है, तेजस्वी ने एजेंडा सेट किया और आपने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल एजेंडा सेट करते हैं। जब भी जो पार्टी एजेंडा सेट करती है वो चुनाव जीतती है। यदि ये सब कोई जानता है कि 10 लाख नौकरी एकाएक बिहार में देने का मतलब है 56,000 करोड़ रुपए एक साथ लाने के लिए। 2,26,000 करोड़ का आपको बजट है, हाँ। उसमें से आप 56,000 करोड़ रुपए जो है वो नौकरी के लिए आप निकाल रहे हैं एकाएक, हाँ। ये संभव मुझे भी नहीं लगता है। मैं इकोनॉमिक्स नहीं जानता हूँ, बताइए कैसे जो उन्हीं का आंकड़ा था, उन्हीं का आंकड़ा था, मेरा अपना आंकड़ा नहीं है। मैंने पहले ही कहा उन्हीं का आंकड़ा है। 56,000 करोड़ का जो खर्च नहीं हुआ 40 नहीं, बजट का ये कहना था कि जो 10 लाख करोड़ रुपए आएगा, 10 लाख जो नौकरियां होंगी, यदि हम सरकारी नौकरी के लिए कैबिनेट नोट जारी करते हैं तो इसपे 56,000 करोड़ रुपए का लागत, ये 56,000 करोड़ बजट में जो बचा जो खर्च नहीं हुआ, आप एलोकेट कहां से कर रहे हैं? आरजेडी के मेहमान से पूछ लेंगे। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मैं राजनीतिक सवाल, आंकड़े दिखाएंगे। राजनीतिक मुद्दा ये है जो ज्यादा गंभीर है कि एजेंडा कौन सेट कर रहा है। तो बाकी दिक्कत कर क्या रहे हैं? उनको नौकरी की परेशानी समझ नहीं आ रही। मसला ये है संगीत जी, राजनीतिक मुद्दा तब तक था जब तक चुनाव प्रचार चल रहा था। अब जब एग्जिट पोल एक अनुमान दे रहा है कि एक सरकार बन सकती है, उसके बाद ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई अगर सरकार बन जाएगी आपकी, जिस वादे पे आप जीत के आए हो, तो वो वादे कैसे पूरे करोगे? हम आपको आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं एक बार स्थिति कि भाई यहां किसके खाते में कितने वोट किसकी तरफ से आ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। देखिए तमाम अलग अलग तरह की स्क्रीन हमने लगाई हैं और हर स्क्रीन पर अलग अलग आंकड़ा हम आपको यहां पर दिखाएंगे। सबसे पहले महिला और पुरुष वोटर को आप देख लीजिए कि महिला वोटर, पुरुष वोटर किसको कितना वोट दे सकता है। इस एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक एनडीए को 42% महिला, 37% पुरुष, महागठबंधन को 43% महिला और 44% पुरुष वोट दे सकते हैं। ठीक इसी तरीके से 18 से 25 वर्ष का जो वोटर है वो 34% एनडीए के साथ, लेकिन 47% महागठबंधन के साथ दिखाई पड़ता है और एलजेपी के साथ 8% दिखाई पड़ता है चिराग पासवान ने। जबकि वहां पर 51 से 60 साल का वोटर, वो जिसने कि लालू यादव की सरकार को देखा है, राबड़ी देवी की सरकार को देखा है, 45% एनडीए के साथ और 40% महागठबंधन के साथ वो दिखाई देता है। और ऐसे ही बेरोजगार, छात्र, प्रवासी मजदूर, ये किसके साथ कितने हैं, ये आंकड़ा भी आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। 47% बेरोजगार महागठबंधन के साथ है, 49% छात्र महागठबंधन के साथ हैं और प्रवासी मजदूर जिनको कि कोविड काल में धक्के खाते हुए आना पड़ा, वो 44% महागठबंधन के साथ है। एक छोटा सा ब्रेक इसी आंकड़े के साथ हम ले रहे हैं, वापस आएंगे तो यहीं से इस बात को आगे बढ़ाएंगे। लगातार कवरेज आज तक पर जारी है। 10 लाख नौकरियों का तराना, कितनी हकीकत कितना फसाना, और हम आपको दिखा रहे हैं वो आंकड़े जिनके आधार पर यह माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव सरकार बना सकते हैं। एग्जिट पोल ये अनुमान दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं वो ब्रेकअप से आप समझ सकते हैं, क्योंकि 47% बेरोजगार मतदाता महागठबंधन पर भरोसा करता हुआ दिख रहा है, 49% छात्र महागठबंधन पर भरोसा करते हुए दिख रहे हैं और वो प्रवासी मजदूर जो वापस आए अलग अलग राज्यों से कोरोना के लॉकडाउन के समय में, उनमें 44% महागठबंधन पर भरोसा करते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल यह कि उम्मीदों का इतना बड़ा पहाड़ जो तेजस्वी यादव के कंधों पर है,
अगर वाकई वो चुनकर सरकार में आते हैं और दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, उप मुख्यमंत्री पहले थे अब मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्या वो उन वादों को पूरा कर पाएंगे? प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं बिहार के। प्रेमचंद जी, स्वागत है आपका। सबको सुना आपने, प्रभु जी की बात भी सुनी आपने, जफर इस्लाम की बात भी सुनी। आप इस सरकार के गठबंधन का हिस्सा होंगे अगर ये सरकार बनती है जैसा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, कैसे पूरे होंगे वादे? देखिए, वो हमारी चिंता है कि हम वादे कैसे पूरे करें। उनको चिंता नहीं करना चाहिए जिन्होंने वादा खिलाफी किया। प्रधानमंत्री जी ने तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। उस हिसाब से आज कितने करोड़ नौकरी में बिहार का आबादी के हिसाब से कम 1 करोड़ बिहार को मिलता। तो जिन लोगों ने खुद वादा करके उससे पूरा नहीं किया, वो तो सवाल उठाएंगे। उनको तो डर भय हो ही रहा है। और चुनाव में उन्होंने देखा भी, बिहार के लोगों ने, और आपने भी जो ग्राफिक्स बताया है वो इंडिकेटर है ही कि लोगों में निराशा है एनडीए के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ, और लोगों ने एक उम्मीद और आशा से हमारे गठबंधन को वोट किया है। तो स्वाभाविक है, हमने जो वादे बिहार की जनता से अपने घोषणा पत्र में किया है, जो हमने रोजगार को लेकर बड़ा एजेंडा सेट किया, उस पर लोगों का भरोसा आना स्वाभाविक है। अब जवाबदेही हमारी है कि हम उसे कैसे पूरा करते हैं। मैं तब से करीब आधे घंटे के बाद आप आए, मैंने सबकी बातों को सुना है। 4.5 लाख तो सरकारी पोस्ट वैकेंट है, जो सैंक्शन पोस्ट है एजुकेशन में, हेल्थ में, सभी विभागों में। वो तो कैबिनेट की मीटिंग में ही होगा। कहते क्या एक दस्तखत से नौकरी हो जाएगी? इस तरह के सवाल, कैसे हास्यास्पद सवाल हम उठाए जा रहे हैं। अरे एक दस्तखत से कम प्रक्रिया तो आरंभ होगी, जो 15 साल से नीतीश जी और बीजेपी ने नहीं किया बिहार में। प्रेम जी, इस देश में कितने सारे राज्य ऐसे हैं जहां नौकरियों की भर्तियां होती हैं, उसके बाद फिर कोर्ट में चले जाते हैं मामले, एक पीढ़ी निकल जाती है, लोग कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन वहां ज्वाइनिंग नहीं हो पाती। ऐसी भी स्थितियां आई हैं। अभी आपने देखा होगा हरियाणा में, जहां लोगों ने 10 साल नौकरी कर ली, उसके बाद कोर्ट का फैसला आया तो कहा गया हटाओ इनको नौकरी से, ये गलत तरीके से भर्ती हुए थे। फिर तो इसलिए सवाल पूछे जाते हैं। अगर किसी राज्य में कोई गलत चीज हुआ है, कोई जरूरत नहीं कि बिहार में भी हमारी सरकार वही गलती करे। तो मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, उन्हें इस पर सवाल उठाने के बजाय प्रतीक्षा करनी चाहिए, समय देना चाहिए नए आने वाली सरकार को, वो क्या करते हैं, उसके बाद सवाल उठे ना। लेकिन डर सिर्फ इतना होता है कि ऐसा ना हो, ठीक है, डर सिर्फ इतना होता है, एक सेकंड मिश्रा जी, डर सिर्फ ये होता है कि बाद में आप भी बोलिएगा कि उन्होंने कौन सा पूरा किया था जो आप हम लोगों से पूछ रहे हैं। ऐसी नौबत ना आए, इसीलिए श्याम रजक जी, एक सेकंड सर, मेरिट डिपेरेट पर बात करते हैं, जल्दी जल्दी सबको शामिल करेंगे। आशुतोष जी, रागी जी भी यहाँ पर है, प्रभु जी भी बैठे हुए हैं, जल्दी से श्याम रजक जी, इसके बजट का इंतजाम कैसे होगा? इतनी तनख्वाहों का हस्ताक्षर से वेतन नहीं तय हो पाएंगे, बजट चाहिए होगा। बजट कहां से निकाला है, क्या रोड मैप है, एग्जैक्टली बताइए। देखिए, नीतीश कुमार जी का जो वक्तव्य देख रहे थे वो हताशा वाला वक्तव्य था, और उनके प्रवक्ता लोग भी जिस तरह की बात कर रहे थे, उनको बजट पढ़ना चाहिए। बजट में प्लान होता है और अनप्लान्ड होता है। नॉन प्लान्ड में और बिहार में 40 से 45% पैसा वापस चला जाता है, क्योंकि रिक्तियां हैं और वो सेंसर पोस्ट पर रिक्तियां हैं। इसीलिए हमारे तेजस्वी जी ने कहा कि 4.5 लाख लोग जो रिक्तियां पद है, अब देखिए एजुकेशन में, पुलिस में, हेल्थ में, सब जगह डॉक्टर की कमी है, मास्टर की कमी है। तो आपने सवाल सुना सर, आपने सवाल सुना मेरा? ऐसा क्यों लगता है कि प्रवक्ता सवाल नहीं सुनते, वही बोलते हैं जो रट के आते हैं? सवाल तो सुनिए सर, कम से कम। ये तो हम लोग वही अब रिपीट कर रहे हैं जो 6 बजे भी बोले थे। सवाल मैंने आपसे पूछा, बजट कहां से आएगा, वो पैसा कहां से आएगा जिससे वेतन, वतना बिहार ने वो भी देखा है, हम लोगों ने देखा है, तनख्वाहें नहीं आती थी महीनों महीनों तक, नौकरियां चलती थी, नौकरी भी आप करते थे, तनख्वाह एक बार 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8-8 महीने बाद आती थी, तनख्वाह नहीं आती थी। बताइए, वेतन के लिए बजट एलोकेशन कहां से होगा? इस सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि 2,11,000 की बात तो कर रहे हैं, वो तो अलग बात है। फिर हम करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। एग्रीकल्चर यहाँ पर सबसे बड़ा साधन है, जिससे बेस, अगर एग्रीकल्चर से बेस अगर हम इंडस्ट्री में बैठाएंगे, या मक्का है यहाँ, तो ये पहले हस्ताक्षर से हो जाएगा, ये पहले हस्ताक्षर से तो प्रक्रिया शुरू करेंगे। थोड़ा सा सर प्रक्रिया होमवर्क करके आना चाहिए, हो जाएगा। नहीं, अगर होमवर्क में कमी लग रही है, होमवर्क हमारा है, हम करेंगे, प्रक्रिया करेंगे, और उसमें हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, जो आपका राष्ट्रीय, अभी प्रभु जी ने बजट कहां से आएगा? बजट आएगा जो जनता के है, और जो तो प्रभु से पूछ दूं, बता देंगे बजट कहां से ला सकते हैं। बजट तो मैं कह रहा हूं कि जो
अब बजट कहाँ से आएगा वो आप देखे होंगे बजट में। प्रभु जी आप ही बता दीजिए कि कहाँ से ला सकते हैं बजट। भैया 2,11,000 का बजट इनका ऑलरेडी है। अगर इनकी बात को मैं मान लूँ 45% खर्च नहीं हुआ है, वही काफी है। 10 लाख जॉब जो है एक दिन के अंदर तो क्रिएट नहीं होंगी। बजट का प्रोसेस होता है, मैंने पहले भी कहा कि जब पहले मीटिंग में होगा। प्रभु जी ऐसा है कि 2,11,000 में 52,000 53,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी गवर्नमेंट कर रही है। एजुकेशन पर बजट का 20% पहले से ही बिहार में खर्च हो रहा है। क्या एजुकेशन पर ये बजट 30% करेंगे? क्या ऐसी स्थिति में बिहार सरकार मेरे को बात पूरी करने नहीं दी, इसलिए मैं कर रहा था कि इन्होंने इकोनॉमिक्स की बात की, मैं उसी बजट की बात कर रहा हूँ। उस बजट में से कितनी, क्योंकि मैंने डिटेल में नहीं किया, जो पैसा खर्च नहीं हो, जैसे एजुकेशन आप ही कह रहे हैं, मैं आकर आपने 20% खर्च हुआ है। एजुकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी पिछले बजट में नीतीश कुमार के बजट में हुई थी, उसमें से कहीं नहीं खर्चा। एजुकेशन का मतलब क्या है, वहाँ कुर्सियाँ मैं खरीदी है क्या? जब एजुकेशन के ऊपर बजट बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब स्कूल के अंदर जो टीचर की वैकेंसी वहाँ खाली पड़ी है 1.5 लाख टीचर्स की, वही भरेंगे ना आप? तो वो क्या नौकरियों में ही तो क्रिएट हो रही है? नई क्रिएट नहीं, जो क्रिएट ऑलरेडी वैकेंसीज हैं, अगर उसको मान करके चलिए कि वो अगर फिलअप कर लें तो 5 लाख तो उसी में भर जाएंगे 2 साल के अंदर। उसी बजट के अंदर 2,11,000 बजट के अंदर इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप 2 से 3 लाख जॉब्स तो इमीडिएटली क्रिएट कर सकते हैं। कैबिनेट नोट की में क्या, जो वैकेंसी उनको एडवर्टाइज करिए। कितना रियलिस्टिक है आज देखिए, मैं एक बात है, जैसे मोदी जी ने आज भी कहा, बाकी मंत्रियों ने कहा, ईपीएफ और ओपीएफ के अंदर उनके कंट्रीब्यूशन बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले साल के 2 साल के 6 साल के अंदर यहाँ 2 करोड़ नौकरियाँ क्रिएट हो सकती हैं, उन्हें ज़्यादा चाहिए थी जो उन्होंने प्रोमिस किए थे, और केंद्रीय सरकार 2 करोड़ नौकरियाँ क्रिएट कर सकती हैं 6 साल के अंदर। बिहार के अंदर 10 लाख नौकरियाँ करना कोई मुश्किल नहीं है। इस बजट के अंदर जो स्पेंड नहीं हुआ है उसको अगर एलोकेशन वाइज देखेंगे तो मेरे को लगता है उसके अंदर, और जो रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हुआ, रेवेन्यू जो उनका कलेक्शन नहीं होना चाहिए, जो बजट में रेवेन्यू डेफिसिट है, जितना प्रॉमिस किया था उतना कलेक्शन नहीं हुआ, अगर वो रेवेन्यू भी उतना कलेक्ट कर लेते हैं उससे भी नौकरियाँ कलेक्ट हो जाएगी। इससे प्रूडेंस है कि बजटरी प्रूडेंस के अंदर रीएलोकेशन ऑफ मनी जिसके ऊपर नहीं खर्च हो रहा उसको कम करिए, जहाँ चाहिए उनको करिए। वैकेंसी फिलअप करने, मैं उसी की बात कर रहा हूँ पहले, वो तो बजट में प्रोविजन ऑलरेडी है। आशुतोष जी, सिर्फ एक एजेंडा सेट करने तक रह जाएगा या मुमकिन होगा ये जो तमाम सवाल, और आपके आंकड़ों की अब बारी आ गई है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल तो है ही कि अगर उन्होंने एजेंडा सेट करने के लिए किया, सरकार में आने के बाद अगर उन्होंने डिलीवरी नहीं की तो प्रॉब्लम आएगी, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन एक दूसरा सवाल है, सवाल इस बात को ये लेके है कि अगर मैं सिर्फ आंकड़ों के बारे में अगर बात करूं तो जो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बिहार के अंदर इतना बड़ा मुद्दा बन के उभरा, इस पर तो एनडीए को सोचना चाहिए ना, इस पर तो नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, इस पर बीजेपी को सोचना चाहिए। भाई क्या क्या कारण है? आप देखिए इंडस्ट्री की हालत क्या, वहां पे इंडस्ट्री का जो बजट के अंदर जो सरकार के इकोनॉमी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है 18.2%, ऑल इंडिया फिगर क्या है 30% है, झारखंड का 37% है। अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ आने वाले 5 साल के अंदर करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रोजगार के मौके मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप करना ही नहीं चाहते हैं, बिहार के अंदर इंडस्ट्री क्यों नहीं, बिहार के अंदर 5 स्टार होटल क्यों नहीं है, बिहार के अंदर इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है? जंगल राज का लेबल और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों साथ साथ जा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जा सकते। लेकिन पिछले 15 सालों में बिहार के पास वो मौका था जब आपने लॉ एंड ऑर्डर के जंगल राज 15 साल में राज किनका रहा यार, रहा किसका राज? नहीं वही मैं कह रहा हूं, जंगल राज जिसकी आप बात कर रहे हैं 15 साल के अंदर राज किसका था? मैं 15.5 साल में 2.5 साल निकाल दीजिए, सर मैं किसका राज था? वही बात मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इधर आ गए जंगल राज खत्म हो गया, उधर से जंगल राज था ना। किया आप इंडस्ट्री क्यों नहीं लेके आए, कारखाने क्यों नहीं लेके आए? ये बिहार जहां पे एक जमाने में जमशेदपुर हुआ करता था, जहां पे बड़ी बड़ी चीजें हुआ करती थी, आज वहां पे लोग क्यों नहीं जाना चाहते? बिहार के अंदर सबसे ज्यादा चीप वो झारखंड का हिस्सा है, वो बात ठीक है, जब इंटायर बिहार था तब तो था ना वहां पे। मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा चीप लेबर कहां है? बिहार के अंदर है। इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे ज्यादा मुफीद चीज क्या होती है? चीप लेबर। आज लोग चाइना से हटके वियतनाम बांग्लादेश क्यों जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि वहां चीप लेबर है। 30% IAS IPS ऑफिसर बिहार से आते हैं, 30%। बिल्कुल। एवरी थर्ड IAS ऑफिसर, सेंट्रल सर्विसेज ऑफिसर इज बिहारी। सब पर भारी। जफर इस्लाम साहब, सैयद जफर इस्लाम साहब, लेकिन नौकरियों का मामला आप पर भारी लग रहा है। 2-3 सवाल है सर, नहीं सुन ली, 2-3 सवाल है। मैं चुके प्रभु जी के भाई और आशुतोष जी का भी 1-2 सवाल मैं करना चाहता हूं। पहली बात कि देखिए, जब बिहार और झारखंड बना, इंडस्ट्रियलाइजेशन उस वक्त जो भी है कांग्रेस की सरकारों ने जो शुरू से आजादी के बाद जो है साउथ बिहार में कि इसलिए कि मिनरल रिसोर्सेज है और भी एडवांटेजेस है, इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां किया, तो रेवेन्यू वहां से आ रहा था। 22% जो है आबादी वहां की और 82% आबादी जो है वो बिहार की
रेवेन्यू जो है वो ज्यादा आ रहा था, 80% रेवेन्यू उधर से आ रहा था, 20% रेवेन्यू पे 80% आबादी जो है और या 82% आबादी उस पर निर्भर थी। ऐसी स्थिति में 2005 में तो सबसे पहले तो बड़ी लाइबिलिटी थी आपके पास, और अभी जो प्रभु जी कह रहे हैं उसको पहले मैनेज करना, तो गड्ढे को भरना था, उसके बाद विकास किया। जितने भी विकास हुए, विकास के आंकड़े में गिनवा सकता हूं, हर विकास के आंकड़े। दूसरी बात में प्रभु जी एक चीज आपसे बोल रहे हैं, आपके हिसाब से जो आपने सुझाव दिया, आप कंपेयर के वेस्टर्न इकोनॉमी से और आप बिहार के इकोनॉमी में, आपको मैंने कहा रिसोर्स रेजिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर डेट सर्विसिंग नहीं कर पाएंगे तो आप वैसे डिफॉल्ट हो गए, वरना बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज है, आपको मालूम है इकोनॉमिक क्राइसिस के वक्त क्यों डूब गई, इसलिए कि उनकी कैपेबिलिटी खत्म हो गई थी। डेफिसिट फाइनेंसिंग तरीका है, अच्छा है, लेकिन उस वक्त तक जब तक आप रेस कर पाए, उस पैसे को रेस करने की आपके पास कैपेबिलिटी हो। दूसरी बात मैं कह रहा हूं आपको कि आप क्या, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है सैयद जफर इस्लाम साहब, लेकिन जो अभी 10 तक का इंतजार तो है ही। रागी जी भी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद हम लोग आ पाएंगे इन तमाम मुद्दों पर। फौरन लौट रहे, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।